आज हम एथिक्स की आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एथिक्स, ऑप्शनल, एस्से ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमारी कमांड बहुत नेसेसरी है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स यहीं से आते हैं। यहाँ स्कोर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाकी में 100 भी क्रॉस कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट एथिकल डिसीजंस आर कैन और शुड बी प्योरली रैशनल एंड प्रिंसिपल्ड. Human feelings are an inseparable part of our ethical life. In what way do feelings impact our ethical decisions? Illustrate with examples. अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा होता है कि illustrate with examples, उसके बाद भी हम एग्जाम्पल देते हैं, पर स्पेसिफिकली लिखा है तो हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स देंगे। अब सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं और उसमें कितने पार्ट्स हैं उसको समझते हैं। तो इसमें बेसिकली कह रहा है कि एथिकल डिसीजंस के लिए सिर्फ रैशनैलिटी काफ़ी नहीं है, फीलिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं क्वेश्चन में इन जनरल देखा जाए तो सिर्फ एक ही पार्ट है कि इन व्हाट वे डू फीलिंग्स इम्पैक्ट अवर एथिकल डिसीजंस। पर ये दोनों सेंटेंसेस यूपीएससी ने ऐसे ही तो नहीं दिए हैं। यूपीएससी अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके बारे में आपको लिखना ही लिखना है, वो क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट है क्वेश्चंस पे। पहला पार्ट ये है कि ethical decisions cannot be purely rational and principled. Human feelings are an inseparable part of our ethical life. दूसरा क्वेश्चन है कि it should not be only rational and principled. Human feelings should be involved. और तीसरा क्वेश्चन है कि फीलिंग किस तरह से एथिकल डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है और उसके एग्जांपल्स देने हैं हमें। तो ये 3 पार्ट्स हो गए, लेकिन इसमें हम फिर भी लास्ट वाले पार्ट को ज़्यादा वेटेज देंगे, ऑलमोस्ट 50%, और बाकी को 25% क्योंकि ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। अब हम इसमें टोटल अगर हम अभी बॉडी की बात करें तो लगभग 7 से 8 पॉइंट हम बॉडी में लिखेंगे इसके, जिसमें से 4-5 पॉइंट आप ऊपर वाले 2 पार्ट्स के लिए रखेंगे और लास्ट वाले के लिए 4-5 पॉइंट्स रखेंगे। अब बॉडी में लिखते कैसे हैं पॉइंट्स, तो आप पेस्टल या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। पेस्टल का मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, और इंस्टीट्यूशनल का मतलब कि इंडिविजुअल के लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे, नेशन के लेवल पे, ग्लोबली। इस तरह से आप एक लेयर ऊपर जाते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं, उसे आप इंस्टीट्यूशनल लेयर कहेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है आपका कि प्योरली रैशनल और प्रिंसिपल नहीं होते हैं एथिकल डिसीजंस, ह्यूमन फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, नहीं हो सकते हैं, कैन है। तो उसका आंसर करेंगे आप एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि राजा राम मोहन राय, उनका एक पर्सनल भी बायस था या आप जो भी कह सकते हैं। उनके पर्सनल लाइफ में भी जो हुआ था उसके वजह से भी उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट काम किया, और रैशनैलिटी तो कहती ही थी कि सती प्रथा के अगेंस्ट काम करना चाहिए। तो इस तरह से आप एक दो और एग्जांपल्स देंगे तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो सकती ये चीज़ सिर्फ रैशनैलिटी या प्रिंसिपल से, और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होनी नहीं चाहिए? क्योंकि रैशनैलिटी तो आपको रूल्स बताएंगे, लॉज बताएंगे, लेकिन ह्यूमन फीलिंग्स आपके कॉन्शियस को जगाएंगे, एम्पैथी को जगाएंगे, और वो सारी चीज़ें ही ऐसी है जो एक्चुअल मोरालिटी को जन्म देती है अलोंग विथ प्रिंसिपल्स। तो दो दो पॉइंट इनमें हो गए, और उसके बाद आप फीलिंग्स किस तरह से हमारे एथिकल डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं उनके पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं अपने क्वेश्चन में। उसके बाद पेस्टल अप्रोच का यूज़ करके या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का यूज़ करके आपको पॉइंट्स लिखने हैं। अब वो पॉइंट्स जनरेट कैसे होंगे उसके लिए कुछ टिप्स है। पहला तो आप सिलेबस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिलेबस में ही लिखा है कि कॉन्शियस, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी। तो ये जो वर्ड्स सिलेबस में लिखे हैं, इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने पॉइंट्स में। जैसे कि फीलिंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट है एथिकल डिसीजंस में क्योंकि वो एम्पैथी को जन्म देती है, क्योंकि वो कॉन्शियस को जन्म देती है। तो ये सारे वर्ड्स सिलेबस में ही लिखे हैं। तो अगर आपको सिलेबस पूरा याद है तो आप आराम से उसके वर्ड्स उठाकर पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आप एथिक्स के सिलेबस के वर्ड्स को उठाकर पॉइंट्स जनरेट करेंगे तो आप जीएस 4 में जीएस 2 का आंसर नहीं लिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे
पता ही नहीं चल पाता कि वो एथिकल क्वेश्चन है या पॉलिटी का क्वेश्चन है या जीएस 2 का क्वेश्चन है। तो वहाँ पे अगर आप सिलेबस का सहारा लेंगे तो आप भटकेंगे नहीं एथिक्स के आंसर में। आपको एथिक्स के आंसर में एथिकल आंसर लिखने हैं, पॉलिटी के पॉइंट्स नहीं डालने। तीसरा है कीवर्ड्स। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं एथिक्स में, जैसे टेलियोलॉजिकल अप्रोच, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच या फिर इसके अलावा यूटिलिटेरियन अप्रोच। तो ये जो कीवर्ड्स है, ऐसे 50-60 कीवर्ड्स हैं जो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये 50-60 कीवर्ड्स याद है तो उन कीवर्ड्स को यूज़ करके भी आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, अगर आप इसका भी यूज़ करके पॉइंट जनरेट कर रहे हैं तो वो एथिक्स के डायमेंशन से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब आते हैं एग्जाम्पल की बात। तो अगर एक 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें कम से कम 2 से 3 एग्जांपल्स देने ही देने हैं, और अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 4 से 5 एग्जांपल्स देंगे इस उसमें। और अगर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 7 से 8 पॉइंट्स देने हैं। अब बात ये हो जाती है, अगर आप एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 7 से 8 पॉइंट्स देते हैं तो एग्जामिनर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपको मार्क्स ना देना। आपने सारे पार्ट्स आंसर करे हैं, आपने सिलेबस का यूज़ किया है, कीवर्ड्स का यूज़ किया है, मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखा है, स्पेशल अप्रोच का यूज़ करके या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का यूज़ करके, और 7 से 8 पॉइंट भी लिखे हैं, तो कैसे वो मार्क्स नहीं देगा आपको? और अगर आपने 15 मार्कर में 12 से 13 पॉइंट्स लिखे हैं, तो कैसे वो मार्क्स नहीं देगा? तो आपको अपने आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं। आपको अगर 150 वर्ड्स में आंसर अपना पूरा करना है, तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को आप एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। वो देखना चाहता है कि आप उस 150 वर्ड में कितनी सारी बातें कह सकते हैं। आपके आंसर में ये देखा जाता है कि आप डाइवर्सिटी कितनी है, कितने डायमेंशंस हैं। एक बात को बहुत एक्सप्लेन नहीं करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहनी है, कम शब्दों में। अब हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं या कोड से शुरू कर सकते हैं, डेटा से शुरू कर सकते हैं। पर डेटा से शुरू करना काफ़ी रेयर है एथिक्स के क्वेश्चंस में। बेटर होगा कि आप डेफिनेशन से या कोड से शुरू करें। इस केस में आप एथिकल डिसीजंस का डेफिनेशन दे सकते हैं कि एथिकल डिसीजंस क्या होते हैं। उसके बाद अगर उसके कंपोनेंट्स हैं तो आप एथिकल डिसीजंस और फिर स्पोक्स बनाकर आप वो दिखा सकते हैं। जैसे कि ये एथिकल डिसीजंस, इसे कंपोनेंट्स, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। कंक्लूज़न में वे फॉरवर्ड कि कैसे एथिकल डिसीजन बेटर तरीके से लिया जा सकते हैं, या आप समराइज़ कर सकते हैं आपने जो भी कुछ लिखा है 2-3 लाइन में। ये तो 150 वर्ड का आंसर है, तो इसमें तो कंक्लूज़न बस 1-2 लाइन के होंगे, 10-15 वर्ड्स के। तो आप बस एक छोटा-सा समरी की तरह दे सकते हैं या छोटा-सा वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। इट इज़ नीडेड दैट वी कंबाइन इमोशंस एंड रैशनैलिटी एटसेट्रा। तो हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन से शुरू किया करा है। एथिकल डिसीजंस आर दोज डिसीजंस व्हिच सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड इन्वॉल्व मोरल एंड एथिकल डेलिब्रेशंस। अब इसने वही बात लिखी है कि इम्पैक्टेड बाय ह्यूमन फीलिंग्स आल्सो अलोंग विद रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स। एक राजा राम मोहन रॉय का एग्जांपल दे दिया कि सिस्टर इन लॉ उनकी विक्टिम थी इस चीज़ की, तो उसके वजह से। इसके अलावा सिर्फ रैशनल होने से क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये शुड का आंसर हो गया कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि रैशनल सिर्फ हो, ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम हो गई। तो ये शुड का आंसर हो गया। ये कैन का आंसर हो गया कि नहीं हो सकता, तो उसके लिए एविडेंस दे दिया हमने, एग्जाम्पल दे दिया। और क्यों नहीं होना चाहिए, तो वो शुड का आंसर हो गया कि अगर होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। ओवरली ऑब्जेक्टिफिकेशन विदाउट एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन, हिंडर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एंड्स वर्सेस मीन्स। ये एक कीवर्ड है एथिक्स का जिसका हमने यूज़ किया है यहाँ पे। कीवर्ड का यूज़ करके हमने एक पॉइंट ले लिया। अब आखिरी जो पार्ट था कि कैसे हेल्प करती है ह्यूमन इमोशंस इसमें, तो एथिकल डायलेमास को सॉल्व करने में मदद करती है। सिलेबस में से कीवर्ड उठाया हुआ है। एक एग्जांपल हो गया ह्यूमन डायमेंशंस टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सिलेबस में कीवर्ड है। पब्लिक वेलफेयर एज ऑलमोस्ट ड्यूटी, ये भी कार्डिनल वैल्यूज़ ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स जो है उसमें सिलेबस में ही दिया हुआ है ये कीवर्ड। यहाँ पे एग्जांपल हो गया प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी, राइट अप्रोच। जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच होता है, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच होता है, उसी तरह से एक राइट्स अप्रोच होता है। ये कीवर्ड है एथिक्स का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 तो हमने उठा लिया सिलेबस से ही कीवर्ड, और एक जो अलग से हम एथिक्स में कीवर्ड्स पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे 50 से 60 कीवर्ड्स अलग से याद कर लें, आपको सिलेबस याद हो, तो आप काफ़ी पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं।
और एग्जाम्पल्स तो एज यू गो ऑन तो आपके 100-200 एग्जाम्पल्स जो आपको याद होंगे वही आप हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन वाइज एग्जाम्पल्स नहीं याद करने हैं, आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं और क्वेश्चंस के हिसाब से उन्हें फिट करने हैं। और लास्ट में एक बेसिक सा conclusion: in today's world of uncertainties, war and disaster, there is need to take holistic ethical decisions which value human feelings along with rationals and principles. आप यहाँ पे एक सजेशन दे सकते थे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। पब्लिक सर्वेंट्स को या हमें सेंसिटिव ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, सिचुएशनल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, तो आप ये 2 वर्ड्स यूज़ कर लेते तो आपका वे फॉरवर्ड हो जाता और अच्छे से। तो इस तरह से हम एथिक्स का आंसर लिख सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स मैनेजमेंट? कैन पब्लिक ऑफिशियल्स मैनेज एथिक्स इन द workplace in a manner similar to managing budgets, policies, and people? Do you think adopting codes of ethics and conduct is sufficient enough for managing ethics in the workplace, or something more is needed? Discuss. तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? सबसे पहले हमें ये समझना है। सबसे पहला पार्ट है जहाँ पे हमें डेफिनेशन देना है एथिक्स मैनेजमेंट का, तो यही आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा, कैन पब्लिक ऑफिशियल मैनेज एथिक्स इन द वर्क प्लेस इन अ मैनर सिमिलर टू मैनेजिंग बजट्स, पॉलिसीज एंड पीपल? ये दूसरा पार्ट हुआ जहाँ आपको आंसर देना है कि किस लेवल तक किया जा सकता है और लिमिटेशन क्या है। डू यू थिंक अडॉप्टिंग कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट सफिशिएंट और समथिंग मोर इज़ नीडेड? तो यहाँ आपको बताना है कि ये कहाँ तक हेल्प करेगा और क्या लिमिटेशन है इसकी, उसके आगे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो एक्चुअली में इससे 5 पार्ट्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं तो। पहला तो डेफिनेशन देना है, दूसरा आपको बताना है कि बजट्स, पॉलिसीज़ और पीपल की तरह क्या एथिक्स को मैनेज किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कहाँ तक किया जा सकता है और उसके आगे क्या रिक्वायर्ड होगा। ये 2 पार्ट, ये पहला पार्ट था। लास्ट में भी यही है कि अडॉप्टिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट क्या सफिशिएंट है, और अगर नहीं है तो और क्या चाहिए। तो ये कहाँ तक सफिशिएंट है, क्या-क्या कर सकता है और उसके आगे क्या चाहिए। तो ये 2 पार्ट्स, टोटल 5 पार्ट्स हो गए इसके। तो अब इसमें हम वही सिलेबस, कीवर्ड्स और इन जनरल सोसाइटी की कुछ बातें, इकोनॉमी की कुछ बातें, इस तरह से हम जनरेट करेंगे अपने पॉइंट्स और एग्जांपल्स लिखेंगे कुछ। वो एग्जांपल्स आपको कुछ याद होने चाहिए, 100-200 एग्जांपल, वो हम आगे के वीडियोज़ में आपको याद करा देंगे। 100-200 एग्जांपल की एक लिस्ट दे देंगे, बस आप उन्हीं से कर सकते हैं रीसेंट एग्जांपल्स, और इसके अलावा कीवर्ड्स भी। अभी के लिए हम आंसर को देखते हैं। एथिक्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन जो कि आपके नोट्स में होगा, और नहीं होगा तो हम आगे पढ़ेंगे। एथिकल डिसीजंस आर दोज़ डिसीजंस व्हिच ये तो पहले का आंसर है, आप दूसरे में देखिए। एथिक्स मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजिंग वन्स ओन वैल्यूज़, मोरल्स एंड एथिकल डेलिब्रेशंस अलोंग विथ मैनेजिंग। हो सकता है अगर कुछ कंपोनेंट्स है तो ये लिख दिया हमने। ये इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि हम ये एक छोटा-सा पार्ट है आंसर का, तो अगर हमें इसे लिखना भी है तो हमें कम वर्ड्स में लिखने होंगे, कम स्पेस लेकर लिखना होगा। देखिए दूसरा पार्ट, पब्लिक ऑफिशियल्स कैन टू अ सर्टेन डिग्री मैनेज एथिक्स इन वर्कप्लेस। तो किस लेवल तक वो कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं ज़रूरत होगी, कहाँ पे किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी। तो बैलेंसिंग डियोलॉजिकल एथिक्स विद डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ये कीवर्ड से पॉइंट जनरेट हुआ। मे बी ये आपको भी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो जब हम एक बार कीवर्ड्स पढ़ लेंगे, या कीवर्ड्स हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ आपको समझ आएगा कैसे कीवर्ड से आराम से आंसर्स निकाला जा सकता है। कॉन्शियस सिलेबस का कीवर्ड है। पॉजिटिव वैल्यू ओरिएंटेड वर्क कल्चर सिलेबस का कीवर्ड है ये। जापान सिविल सोसाइटी एग्जाम्पल हो गया ये। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड गुडविल, तो ये किस डिग्री तक किया जा सकता है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके बाद रोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट इन मैनेजिंग एथिक्स इन वर्कप्लेस, यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखे जा सकते थे कि इसके अलावा और क्या रिक्वायर्ड है, पर कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं रोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्टिंग मैनेजिंग एथिक्स इन वर्कप्लेस, ये चौथा पार्ट है हमारा। इसके बाद होगा कि इसके अलावा और क्या नेसेसरी है। तो कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट क्या बताता है कि अगर आप किसी डायलेमा में हैं तो आपको ये हेल्प करेगी। ये कीवर्ड है सिलेबस से, तो आप आपको जब सिलेबस याद होगा तो वो कीवर्ड आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा और आप आराम से कर सकते हैं पॉइंट जनरेट। नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स लॉज एंड रूल्स को सप्लीमेंट करता है, लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव वैक्यूम को फुल करता है। 5 पॉइंट्स यहीं पे हो गए। अब इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है कि इसके अलावा और क्या नीडेड है। इसके अलावा और क्या नीडेड है, एम्पैथी नीडेड है, कॉन्शियस नीडेड है। जो जो भी चीज़ें रूल्स और कंडक्ट के अलावा होंगी सिलेबस में, वो कीवर्ड्स को आप यूज़ कर देंगे। मोरल प्रिंसिपल्स, रोल ऑफ पेरेंटिंग, सोसाइटी का रोल, पेरेंटिंग का रोल, हर कुछ
हर कुछ है आपके। तो रोल ऑफ पेरेंटिंग, सोसाइटी, ये सारे सिलेबस के ही कीवर्ड्स हैं। और आप इसको आराम से, जब आपको सिलेबस याद होगा तो आप पॉइंट जनरेट कर लेंगे। सोसाइटी के हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, नेशन रिवॉर्डिंग एथिकल कंडक्ट, ये सारे पॉइंट्स, ये तो सिलेबस में नहीं है ना, आपको अलग से कोई कीवर्ड होगा, पर ये हम सीखेंगे आगे कीवर्ड्स कैसे जनरेट करते हैं। इस जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें हम बस ये समझ रहे हैं कि सारे पार्ट्स को आंसर कैसे करते हैं। अगर आपने 2-4 पॉइंट्स कम लिखे या 2-4 पॉइंट बहुत हाई स्टैंडर्ड के नहीं लिखे, लेकिन सारे पार्ट्स को आंसर किया, अगर किसी क्वेश्चन में 5 पार्ट्स है, पाँचों को आपने आंसर किया, किसी में 3 पार्ट है, तीनों को आंसर किया और 7-8 पॉइंट लिखे हैं, 8-10 पॉइंट लिखे हैं और सारे पार्ट्स को आंसर करा है, तो आपको एक डिसेंट मार्क्स मिल जाएगा। और पॉइंट्स कैसे जनरेट करते हैं सिलेबस का यूज़ करके, कीवर्ड्स का यूज़ करके और पेस्टल अप्रोच का यूज़ करके, ये हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।